बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब हाल ही के दिनों में भारत जोड़ो यात्रा पर थे तो उन्होंने कहा कि वो एक तपस्वी हैं। अपनी तुलना उन्होंने तपस्वियों से कर डाली और उन्होंने कहा वो पहले भी तपस्वी थे और अभी भी देश में अगर कोई सबसे बड़ा है तो वो तपस्वी है, पुजारी नहीं। विवाद भी खड़े हुए थे, लेकिन आज जो वाकई में जिनको सब तपस्वी मानते हैं, जो एक संत हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने कर दिया जिसको जाहिर तौर पर हंगामे के तौर पर देखा जाना ही था। अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, एक तो ये बात कह दी उन्होंने। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि वो संत नहीं है। तीसरी बात वो कह रहे हैं उन्होंने मठ को लेकर, जो कि गोरखनाथ पीठ है, एक बहुत सभी को पता है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि क्या उसकी मान्यता है, किस तरह से उसके साथ सबकी आस्था जुड़ी हुई है देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में। उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। तीसरी तरफ उन्होंने यह भी कह दिया, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया, ठग योगी आदित्यनाथ के लिए, मुख्यमंत्री के लिए। तो ये किस तरह की बात है? कभी राहुल गांधी अचानक से कह देते हैं कि हिंदू अलग होते हैं और हिंदुत्व अलग होता है। उन्हीं की पार्टी के तमाम नेता कभी कह देते हैं कि हिंदुत्व जो है वो आईएसआईएस जैसा है, उसकी विचारधारा जो है वो बोको हराम जैसी है। सलमान खुर्शीद ऐसा कह देते हैं। सिद्धारमैया कुछ और आगे निकल जाते हैं। सिद्धारमैया ने राहुल गांधी की ही बात को कुछ और आगे बढ़ाते हुए ये बात कह डाली, क्योंकि अब उनको तो कर्नाटक में अपना आखिरी चुनाव नजर आ रहा है, तो जाहिर तौर पर कुछ भी वहां पर बोला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो उन्होंने तो ये कह डाला कि हिंदुत्व जो है वो मानवता नहीं बल्कि हिंसा सिखाता है, लोगों को मारना काटना सिखाता है। ये उनके बोल थे हिंदुत्व को लेकर। तो ये जो दोनों बयान आए हैं कल से अब तक, राहुल गांधी के और सिद्धारमैया के, 2024 दिख रहा है राहुल गांधी को, लेकिन क्या सनातन का अपमान करना एक शौक की तरह जो हो गया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए, हिंदुत्व का अपमान करना, हिंदू धर्म का अपमान करना, हर तरह से अपमान करना, ये फैशन सा जो इस वक्त कांग्रेस में चल रहा है, इसके पीछे की क्या रणनीति है, यही समझने की आज कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे से जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा नजर डाल लेते हैं उन बयानों पर जो अब तक इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं के जो बिगड़े बोल चलते रहे ना, और खासकर राहुल गांधी उसमें सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। वो तमाम बातें क्या थी? तपस्वी जिस तरह से राहुल गांधी ने खुद को कह डाला था, संत का तो अपमान किया ही, लेकिन खुद को तपस्वी कहते हैं तो उसका एक अभिमान उनका दिखाई देता है। योगी आदित्यनाथ को उन्होंने कह दिया है कि वो महा ठग है। ठग से तुलना कर दी है एक संत की और एक मुख्यमंत्री की। सोमवार को सामाजिक संगठनों से जब वो बातचीत कर रहे थे, अपनी भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने के बाद एनालिसिस हो रहा था, समीक्षा हो रही थी, उसमें ये बयान दिया। उत्तर प्रदेश में अधर्म फैला रही है भाजपा और योगी आदित्यनाथ। ये बयान राहुल गांधी ने इस समीक्षा बैठक में दिया और साथ में कहा कि कोई धार्मिक नेता नहीं है बल्कि सामान्य से एक ठग है योगी आदित्यनाथ, जो 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री और इतने बहुमत के साथ बने हैं। उनके बारे में संत समाज जाहिर तौर पर इस बयान की निंदा कर रहा है। राहुल का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ऐसा अपर्णा यादव की तरफ से कहा गया है। अलग अलग बयान आ रहे हैं। अपने आप को तो पहले भी वो तपस्वी कह ही चुके हैं। इस यात्रा के दौरान जब सवाल पूछे गए, उन्होंने तुलना कर डाली कि पुजारी से नहीं बल्कि तपस्वी से देश चलेगा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी हिंदुत्व को संविधान के खिलाफ बताया है। उनके भी बिगड़े बोल सामने आए हैं कल से अब तक। हिंदुत्व संविधान के खिलाफ है, यह बयान उनकी तरफ से सामने आता है। इससे पहले भी कई और छोटे बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं, वो हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा बिगड़े बोल चुके हैं। राहुल गांधी ने मंदिर जाने वालों को लड़कियां छेड़ने वाले से जोड़कर भी पहले विवाद खड़ा कर दिया था। बयान देकर देश को लश्कर से ज्यादा खतरा हिंदू आतंकवाद से है, यह बात भी बोली गई थी। उस पर भी बड़ा बवाल जाहिर तौर पर मचना ही था। दिग्विजय सिंह ने 26/11 मुंबई हमले को हिंदू आतंकवाद की साजिश बताया। शिंदे, शशि थरूर, पी चिदम्बरम, इससे पहले कई अलग अलग तरीके के हिंदू विरोधी बयान तो देते ही आए हैं और जो किसी से छुपे हुए नहीं है। कांग्रेस के छुटभैया नेता भी हिंदुत्व को लेकर गैर जरूरी बयान देते ही आए हैं, वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है। कांग्रेस को आखिर हिंदुत्व से परहेज क्यों है और नफरत क्यों है, ये सवाल जरा आज हम पूछेंगे जब मेहमान जुड़ेंगे और इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सनातन के अपमान से क्या 2024 की राह तक पहुंच पाएगी कांग्रेस पार्टी, ये भी सवाल जरा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर
इस तरह से ये जो बयान चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और राहुल गांधी जब कहते हैं कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, और दोनों की डेफिनेशन जब वो देने की कोशिश करते हैं, तो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खुद को अब सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़कर समझने लगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से जब अपना एक व्याख्या की थी हिंदुत्व को लेकर, तब उन्होंने बताया था कि आखिर हिंदुत्व की विचारधारा का मतलब क्या है, हिंदुत्व का मतलब क्या है, और ये तमाम बातें किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो क्या राहुल गांधी खुद को अब अदालत से ऊपर समझने लगे हैं, या फिर कि सलमान खुर्शीद, सिद्धारमैया जो अलग अलग तरीके से परिभाषित कर रहे हैं हिंदुत्व को? तो जरा इस हिंदुत्व की विचारधारा को भी समझने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गया है। मैं मेहमानों का परिचय करा देती हूं। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। डॉली शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी भी आजकल क्योंकि इस मुद्दे को काफी हवा दे रही है, उनसे भी जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं। जिस तरीके से आप सनातन और हिंदू धर्म की बात करते हैं, गंगा में लाशें तैरी और रामनामी चादर तक उतार ली गई। क्या ये एक हिंदू धर्म में करने वाले कृत्य हैं? क्या किसी के मरण उपरांत उनके ऊपर जो आखिरी रामनामी चादर जिसे कहा जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण होती है, वो भी उतार ली गई? क्या वो सबने नहीं देखा किस तरीके से पवित्र नदी गंगा माँ में लाशें तैरी और फूल कर शव ऊपर आ गए, और कहते हैं कि कोई ऑक्सीजन की कमी से मरा ही नहीं, कोरोना की वजह से मौतें ही नहीं हुई है? तो ये खुले तौर पर जो झूठ बोलते हैं। और हिंदू धर्म, अब चुनाव आ रहा है तो किसी ना किसी तरीके से ये हिंदू मुस्लिम ये रोज नए एजेंडे लाने हैं और जनता को उनके मुद्दों से भटकाना है। अरे आपका धर्म है, आपने किसानों को कितने बड़े बड़े वादे किए थे कि गन्ने की कीमत का भुगतान जो है 14 दिन में हो जाएगा। गन्ना किसान जो है रोज धरना करते हैं। आज भी गाजियाबाद में कलेक्ट्रेट पे किसान बैठे हैं। आप जरा उनको उनका हक दे दीजिए ना। संत हैं आप, अपने कहे वचनों का पालन कीजिए और पालन करके दीजिए उनको उनका हक, जो लोग डॉली जी कोविड की और जिसके लिए आपको चुना जाता है। डॉली जी, ये कोविड की याद 2 साल बाद क्यों आ रही है? नहीं, हम तो लगातार इस बात को उठा रहे हैं, और याद क्यों ना आए? ये लोग पता नहीं कब कब की बातें उठा देते हैं। तो जो सत्य है उस पर बोलना और सवाल करना जरूरी है। और तो हम करेंगे। महाठग होगा इस बात से? संत नहीं है योगी आदित्यनाथ, और वो महाठग है। नामी अरे गन्ना किसान को कहना कि 14 दिन में आपका बकाया मिलेगा, और गन्ना किसान आज भी बैठे हैं आंदोलन पर। सरकार बनाने के लिए क्या क्या ढकोसले और झूठे वादे कर डाले, और उसके बाद आज भी अगर किसान देश का त्रस्त है, आपका सबसे बड़ा कर्तव्य जिस कुर्सी पर बैठे हैं आप, क्या है? देश की, उत्तर प्रदेश की जनता से जो आपने वादे किए हैं, ओके, जो आपने डॉली जी, ठीक है, मैं जरा ओके डॉली जी, मैं मनीष शुक्ला जी से इसका रिएक्शन लेती हूँ, लेकिन पहले एक और सवाल आपसे मेरा है। अगर योगी आदित्यनाथ संत नहीं है तो राहुल गांधी तपस्वी हैं। राहुल गांधी तपस्वी कैसे हैं? उन्होंने कौन सी तपस्या की है अपने जीवन में? किस तरह की तपस्या का वो उदाहरण पेश कर रहे हैं देश में? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर अपने किसी भी कर्म को ईमानदारी और निष्ठा और ईमानदारी से करता है, वो तपस्वी कहलाता है। इसमें क्या है? इसमें क्या गलत है? मैं वही जानना चाह रही हूँ कि किस लिए। तो नहीं कहा कि मैं तपस्वी हूँ। मैं वही जानना चाहती हूँ, उन्होंने कौन सी तपस्या की है देश में जिसकी वजह से वो तपस्वी हैं? एक व्यक्ति अगर पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश की जनता के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, जो आज में देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, किसानों के मुद्दे, आज देश का किसान अपनी फसल की कीमतें एमएसपी के लिए परेशान है, झूठे वादे करके धरना हटा और काम से गलती हो गई। देश के किसानों को आपने छल लिया। देश के सारे लोगों का पैसा उठा के आप कुछ उद्योगपति दोस्तों को आप समझ गए। ओके, मैं समझ गई, डेफिनेशन समझ गई तपस्वी की और तपस्या की। मनीष शुक्ला जी, तपस्वी राहुल गांधी अगर कोई आरोप लगा रहे हैं, और उनकी तपस्या क्या है डॉली जी ने बता ही दिया कि कन्याकुमारी से अगर वो पैदल यात्रा, और वो बार बार आज उन्होंने हाउस में, सदन में भी ये बात कही कि जिस तरह से उन्होंने वो पैदल चले हैं, आप लोग नहीं चल सकते। तो पैदल चल के जब यात्रा ने उनसे बात की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो वो तपस्वी रहे। और जो झूठ बोल रहे हैं कोविड के समय से लेकर अब तक, ऐसा आरोप डॉली जी ने लगाया, जाहिर तौर पर ठग। देखिए रीमा जी, देश और प्रदेश में जो भी विकास की बात करेगा, जो अपराधियों और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और शासन को भारतीय परंपरा, संस्कृति और सभ्यता के अनुसार चलाएगा, कांग्रेस की नजर में वही अधर्मी हो जाएगा।
क्योंकि सीमाओं से इनका मतलब नहीं है और राम नामी चादर उतार लेना का धर्म नहीं किया है। डॉली जी बीच में नहीं, 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 बीच में नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोला है, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, बीच में मत बोलिएगा जी। मनीष जी, तो कांग्रेस की नजर में वो सब ही हो सकता है, वो अधर्मी हो सकता है कि भारतीय संस्कृति की बात करें। अच्छा, कांग्रेस के नेता से ज्यादा अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। प्रभु राम को काल्पनिक बताना, राम सेतु को तोड़ने की बात करना, राम मंदिर न बने इसके लिए वकीलों की फौज खड़ी करना, लड़के मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेना, तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स उदाहरण राहुल गांधी से लेके पूरे कांग्रेस में भरे पड़े हैं। जब सीमा का मामला आएगा तो चीन की सेना की बात मानना, पाकिस्तान के पक्ष में बोलना, ये तमाम चीजें तपस्वियों का ही कार्य है, ऐसा राहुल गांधी समझते होंगे। लेकिन रीमा जी देखिए, जहां योगी आदित्यनाथ जी एक मठ के महंत हैं, संत हैं, यानी एक सनातन परंपरा से आते हैं, वहीं 4 बार सांसद रहे, उत्तर प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री हैं। जहां राहुल गांधी के इस बयान से संत परंपरा, भारत की संस्कृति, सभ्यता का अपमान होता है, वही लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी कुठाराघात करते नजर आते हैं राहुल गांधी। और दरअसल कांग्रेस की बदहाली और कांग्रेस की स्थिति में पहुंचाने का कारण भी यही है कि अगर आप मूलभूत विषयों से भटकेंगे और जहां से भारत की चेतना निकलती है उस पर अगर कुठाराघात करेंगे, उस पर हमला करेंगे, तो जनता जवाब देती है। और उत्तर प्रदेश दुखती हुई रग है कांग्रेस की। जो हालात उत्तर प्रदेश में है कि भारत जोड़ो यात्रा को इन्होंने किनारे से 2-3 जिलों को टच करते हुए जिस तरह से भागे हैं उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी, उसके नाते से इनको ये जरूर चीज है, इनके अंदर जरूर पीड़ा है कि उत्तर प्रदेश में एक तपस्वी, एक साधु, एक संत इस प्रकार से सरकार चला रहा है, इस प्रकार से शासन कर रहा है कि है राहुल गांधी की यात्रा इस डर से नहीं जा रही है कि वहां कोई मिलने सुनने वाला उनको नहीं है। ओके, ठीक है। सुनने के लिए कोई एकत्रित होने वाला नहीं है। ठीक है। तीस इनके मन में है, इसलिए विक्षिप्तता अवस्था में आ गए राहुल गांधी और इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, मैं रिएक्शन लूंगी इस पर एक एक करके, लेकिन पहले सबसे एक एक रिएक्शन ले लेती हूँ। भुवन भास्कर जोशी जी, ये जो फैशन सा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कभी रामचरितमानस, कभी हिंदुत्व, कभी डेफिनेशन अब अपने अपने तरीके से दी जा रही है, कभी बिगड़े बोल जो है वो अलग अलग पार्टियों के सामने आ रहे हैं। ये धर्म के नाम पर आपको लगता है कि किसी तरह से भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, अब एजेंडा तय कर दिया है क्या राज्य में कि इस बार का जो चुनाव है वो आप सबके लिए सिर्फ इसी आधार पर होगा? देखिए रीमा जी, पहले तो हम ये मानते हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो एक पीठ से आए, इसलिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो धर्म को ज्यादा जानते हैं और धर्म के वैज्ञानिक हैं। तो निश्चित तौर पे जो रामचरितमानस की वो पंक्तियां हैं, तो माननीय अखिलेश यादव जी उनसे सदन में उसका अर्थ पूछेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि वो एक पीठ से है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, इस पर मैं 1 घंटे का शो कर चुकी हूँ, पूरा अर्थ विस्तार के साथ मैंने समझा दिया था उस चौपाई का, मुझे उसको रिपीट करने की दोबारा जरूरत नहीं है। और आपके जो प्रवक्ता उस दिन शो में मौजूद थे वो खुद मान गए थे कि उन्होंने जिस तरह से ताड़ना शब्द का इस्तेमाल किया है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लोग उसका अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता उस डिबेट को मुझे दोबारा से यहाँ पे शुरू करने की जरूरत है। आज मैं इस मुद्दे पर बात कर रही हूँ, ये हिंदुत्व से इतना ज्यादा प्यार जो है या नफरत जो है वो क्यों पैदा हो रही है इस वक्त? मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपको ये विषय तो क्लियर कर दिया कि मैंने हम माननीय योगी जी को एक धर्म से आए हुए, पीठ से आए हुए संत के रूप में मानते हैं। ये बात क्लियर हो गया रीमा जी? नहीं हुआ क्लियर? इसमें क्लैरिटी चाहिए ही नहीं ना, पूरा देश जानता है, उसमें क्लैरिटी किसको चाहिए? मुझे नहीं चाहिए क्लैरिटी कि योगी आदित्यनाथ संत है या नहीं, मुझे उसमें सब कुछ क्लियर हो गया कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, बाकायदा बयान देके कहा है कि मैं मानता हूं कि वो पीठ से आए, वो धर्म के वैज्ञानिक है। मैं उनसे प्रश्न पूछूंगा, ये पंक्तियों का अर्थ पूछूंगा। अब इस बात से हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम उनको मानते हैं कि वो धर्म से आए, ये तो बात क्लियर है। ओके, आगे बोलिए। अब आगे दूसरे विषय पे, आज जिस पे आपने चर्चा कराने का विषय है, हमारा ये मानना है कि जो संवैधानिक पदों पे रहते हैं, क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी भी एक संवैधानिक व्यक्ति है और माननीय योगी जी भी एक संवैधानिक व्यक्ति है, तो निश्चित तौर पर हमारे जो फॉलोअर्स होते हैं या हमारे लोगों का अनुपालन होता है, तो निश्चित तौर पे हमारी जो भाषा है वो संसदीय होनी चाहिए।
इस बात के ठीक पक्षधर है, हम लोग। मैं समझ गई। मतलब राहुल गांधी ने जो विचार व्यक्त किए हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के बारे में, उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते। आपको लगता है उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया? सीधी बात है। हमें सभी राजनीतिक दलों के लिए हम लोग हाँ। संसदीय शब्दों के इस्तेमाल ठीक है, के भाषा को समझते हैं। बहुत खुशी हुई मुझे जानकर कि स्वामी प्रसाद मौर्य से भी आपने अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि उनके जैसी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल तो इस वक्त फिलहाल लग नहीं रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई और कर रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर मुझे और भी याद आ गया। मुझे रीमा जी 1 मिनट का समय दे दो। मुझे ये भी याद है कि माननीय योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, राजस्थान में जाके हनुमान की जाति पूछने का काम करते हैं। इनके पूर्व डिप्टी सीएम वो कहते हैं सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी थी। इनके डॉक्टर निषाद जो मंत्री है वो कहते हैं राम दशरथ के पुत्र नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जब जाति की बात करे तो दिक्कत है। अगर हम महिलाओं की आवाज को उठाने का काम करें, दलितों की आवाज को उठाने का काम करें, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रोफेसर साहब, संसद में महिला आरक्षण बिल का सबसे ज्यादा विरोध कौन सी पार्टी कर रही है? महिलाओं के पक्ष में बोल रहे हैं ना आप। सबसे ज्यादा अभी तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ही तो लड़ाई गए। वो शब्द जो महिला समाजवादी पार्टी की वो तस्वीरें भूल गए क्या? भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं कहा इस लड़ाई को? तस्वीरें भूल जाते हैं संसद की। सबसे ज्यादा विरोध जब आपकी पार्टी करती है आगे बढ़ चढ़कर महिला आरक्षण का, आपकी पार्टी में महिलाओं की इस वक्त आरक्षण की क्या स्थिति है, और खासकर महिलाओं के हक की जो आप बात कर रहे हैं, पहले अपनी पार्टी से शुरू कीजिए। चलिए ठीक है, ओके, विधायक भी है, एक अलग डिबेट है, वो अलग डिबेट है। विजय शंकर तिवारी जी के पास में आना चाहूंगी। और इसलिए ना महिलाओं के हक की बात जब आप कर रहे हैं तो कम से कम अपने सारे आंकड़ों पर बात किया कीजिए। भुवन भास्कर जी, महिलाओं को किसी एक चौपाई से मत बांध कर देखिए ना। महिलाएं किसी एक चौपाई से बांध कर देख रहे हैं, उस चौपाई को आगे बढ़ा करके आप महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और कह रही है आपकी। हद तक कुर्सी आदमी चाहिए। भास्कर जी, महिलाएं ये भी देख रही हैं कि जब वो आरक्षण मांगती हैं तो संसद में आप लोग बिल फाड़ देते हैं सबके सब मिलकर, लेकिन उसके बाद क्या होता है, तो इसलिए उस पर मत बात कीजिए। विजय शंकर जी, कुर्सियां नहीं हटनी चाहिए, महिला की कुर्सी नहीं हटनी चाहिए। ओके प्रोफेसर भुवन, ठीक है। विजय शंकर जी, जिस तरह से आज जो भाषा का इस्तेमाल किया, मैं पहले उसी पर आना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी पिछले 2 महीने से हिंदू और हिंदुत्व का अंतर समझाने में लगे हैं। सलमान खुर्शीद ने तो सीधे ही तौर पे कह दिया था कि बोको हराम और आईएसआईएस जो है वही एक कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा का प्रतीक है, क्योंकि वो शायद भूल गए थे कि बोको हराम में क्या क्या होता है, किस तरह गर्दन काट देते हैं, उल्टा लटका देते हैं। लेकिन ये जो हिंदू हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाते बढ़ाते अब योगी आदित्यनाथ को महाठग और ये कहना कि वो संत ही नहीं है, ये किस तरह की राजनीति का प्रतीक है? देखो रीमा जी, सूर्य की ओर जब कोई थूकता है तो वो थूक सूर्य पर नहीं जाता, वो उसके ऊपर ही गिरता है। मैं कहता हूँ कि चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे वो अखिलेश जी हों, इन लोगों की क्रेडिबिलिटी जो है समाज में बिल्कुल नहीं बची है। अभी राहुल गांधी जी पूरा देश घूम के आए हैं, और देश घूम के आने के बाद आज देश में उसकी चर्चा तक भी नहीं है। अगर कोई क्रेडिबिलिटी वाला व्यक्ति, कोई नेता अगर पूरे देश में घूम के आता तो आज देश में ज्वार उठ जाना चाहिए था, वो आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ा होगा। और रही बात अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी ने जिस प्रकार की भी राजनीति की है और वहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य से जिस प्रकार का बयान दिलवाया गया है, तो मैं कहता हूँ कि जीवन भर उन्होंने दलितों के दमन का काम किया। जो काम किया उनके दलितों का दमन का काम किया है, और वो आप उनके राजनीतिक दृष्टि देख लीजिए, बयान से देख लीजिए, कानून से देख लीजिए, दलितों के दमन का काम किया। आज वो दलितों की बात कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी कहाँ बचेगी? जब कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता के बाद जब चुनाव जीती तो देश उनको हिंदू पार्टी के रूप में देख रहा था। मुस्लिम लीग उस समय मुसलमानों की पार्टी मानी जाती थी, और कांग्रेस को हिंदू पार्टी के रूप में लोगों ने देखा। लेकिन लगातार काम करते करते समाज ने देखा ये तो भ्रम है हमारा, ये तो हिंदू पार्टी नहीं है, ये देश की पार्टी इस प्रकार की नहीं है। जब स्वामी लक्ष्मणानंद वहाँ पर छत्तीसगढ़ में उस क्षेत्र में बनवासी क्षेत्र में जाकर के ईसाई जो धर्मांतरित करने का काम कर रहे थे उनके साथ में खड़े हो गए तो उनकी हत्या कर दी गई। असीमानंद डांग में जब ईसाई जो ईसाई बन गए थे धोखे से, लालच से, जिनको बनाया गया था, वो जब वापस आने लगे और असीमानंद उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो यही राहुल गांधी जी की पार्टी है जो आतंकवादी कह करके जेल के अंदर बंद कर दिया। साध्वी प्रज्ञा को आतंकवादी कह करके जेल के अंदर बंद कर दिया, और पब्लिक ने कहा कि नहीं, इसको अब संसद में जाना चाहिए। पब्लिक ने उनको संसद में भेजा। Okay. मैं कहता हूं कि हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाले,
हिंदुओं के साथ इस प्रकार की बात करने वाले, उनसे किसी प्रकार की समाज की, जनता की कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। एक मिनट रीमा जी, और रही बात धर्म की, तो धर्म में एक पूरी परिभाषा है धर्म की। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के ये 10 लक्षण बताए गए हैं, और जो इनको मानता है उसको बोलते हैं हिंदू धर्म। इसलिए हिंदू को सनातन धर्म, हिंदू धर्म, कभी भी ईसाई धर्म नहीं कहा गया, कभी भी मुस्लिम धर्म नहीं कहा गया। मुस्लिम मजहब है, वो रिलीजन है, ये धर्म है। जो इस प्रकार के 10 लक्षण, जिनको दुनिया का कोई भी संविधान अगर इनको अपने संविधान में सम्मिलित नहीं करता है, वो संविधान पूरा नहीं होता है। वो 10 लक्षणों मानने वाला समाज हिंदू कहलाता है, हिंदू धर्म कहलाता है। प्रोफेसर अवस्थी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया उससे आगे बढ़कर सिद्धारमैया एक कदम कहते हैं कि हिंदुत्व जो है वो संविधान के खिलाफ है। ये जो हिंदुत्व से इतनी नफरत पैदा हो रही है, कर्नाटका में अलग बोल आते हैं, और सिर्फ सिद्धारमैया के नहीं, उससे पहले हमने देखा था जो उनके अध्यक्ष थे वहां के, उनकी तरफ से आया गया कि इस तरह की डेफिनेशन है हिंदू की कि अगर बता दी तो शर्म आ जाएगी, बहुत ज्यादा गंदा शब्द है, उन्होंने तो ये सब कह दिया था। तो ये 2024 को हटा करके अगर हम देखें तो क्या ये एंटोनी कमेटी की जो रिपोर्ट है कि अब सबको साथ लेकर चलना है, बहुसंख्यकों को साथ लेकर चलना है, उसको लेकर क्या कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है कांग्रेस में इस वक्त? प्रोफेसर अवस्थी अनम्यूट कीजिए, म्यूट है आई थिंक। जी जी नहीं, मेरा जी आ रही है आवाज, बोलिए। रीमा जी, बड़ी साफ सी बात है, कांग्रेस को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन में आदमी एक बार, 2 बार, एक नेता, 2 नेता बोलता है, लेकिन कांग्रेस लगातार बोल रही है। मुझे लगता है कि किसी भी नेता को, किसी भी व्यक्ति को ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिसके कारण उसको बाद में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी मांगनी पड़े। राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं। नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया चौकीदार चोर है, और उनको लिखित माफी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में। राहुल गांधी ने स्वयं को तपस्वी कहा। योगी आदित्यनाथ स्वयं मठ के महंत नहीं बने। ये बाबा मत्स्येंद्र नाथ से लेके बाबा गोरक्षनाथ से लेकर के लगातार गुरु शिष्य की परंपरा चल रही है, और उस गुरु शिष्य परंपरा में वो उस मठ के महंत बने हैं। वो कोई अपने आप को उन्होंने घोषित नहीं कर दिया कि मैं तपस्वी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ हूँ। मुझे लगता है कि भारत भर में और दुनिया भर में नाथ संप्रदाय के अनुयायी जितने भी हैं, ये उन सबका बहुत ही घृणित अपमान है। एक गोरक्षनाथ के मठ के प्रमुख महंत को ठग कहना जो है, ये समूचे हिंदू समाज और विशेष रूप से नाथ संप्रदाय का ऐसा अपमान है जिसका नाथ संप्रदाय को बिल्कुल खुल करके विरोध करना चाहिए, और बात करनी चाहिए कि हमारे सबसे बड़े मठ के महंत को आपने ठग किस आधार पर कहा, उसका कारण बताओ। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं भी हो, ये होना चाहिए और देश में इसका सवाल पूछा जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अभी आपने खुद कहा कि सिद्धारमैया की बात है, कर्नाटक में जहाँ के वो कहते हैं कि हिंदू बहुत ही घृणित शब्द है। हाँ। उन्होंने बहुत ही गंदा शब्द है, हिंदू शब्द का अर्थ जो है बहुत गंदा है, मैं उसको बोल भी नहीं सकता हूँ। यही नहीं, सिर्फ हिंदू धर्म तक नहीं है, बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा में सबसे पहले जो मिले वो पुनैया मिले, जिन्होंने कहा कि मैं चप्पल पहन करके इसलिए इस धरती पर चलता हूं ताकि भारत माता की गंदगी, जिसको ये भारत माता कहते हैं, उसकी गंदगी मेरे पैरों में ना लग जाए कहीं, इसलिए। तो ये कोई पहली बात नहीं है। बात इतनी सी है रीमा जी, बड़ी साफ सी बात है, भारत लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक तरीके से इस देश की जनता लोगों को सबक भी सिखाती है, बदला भी लेती है, और उनको अपना आईना भी दिखाती है। 2014 में, 2019 में, 2017 में, 2022 में उत्तर प्रदेश और भारत की जनता ने ये आईना बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया है। जो न समझना चाहे उसके लिए आपके पास कोई शब्द हो या यहाँ बैठे हुए लोगों के पास शब्द हो, तो वो शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है डॉली जी, उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा को भी दिखाया है ना। भुवन जी एक सेकंड रुकिए, भुवन जी 1 मिनट, डॉली जी से मेरा सवाल है। डॉली जी, ये जो बात यहाँ पर अवस्थी जी कह रहे हैं, मैं भी याद दिलाना चाहती हूँ, 2 चुनाव योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत के साथ आते हैं, और कांग्रेस कहां पर है मैं उस डेटा में जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो तो जग जाहिर है, आपको पता ही होगा। ऐसे संत के लिए या ऐसे मुख्यमंत्री, मैं संत भी हटा देती हूँ, मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का जो इस्तेमाल किया गया, जाहिर तौर पर कांग्रेस को तो बैकफायर कर ही गया ये बयान, लेकिन देश में भी जो इसको लेकर के विवाद आपने पैदा किया आपके बयान से, राहुल गांधी के, उस आक्रोश की जरूरत क्या थी?
मतलब एक देखिए, तरफ वो राहुल- कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये बयान आते हैं जिससे सड़कों पर आगजनी शुरू हो जाए, आक्रोश शुरू हो जाए, विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाए। ये कौन सी राजनीति चल रही है देश में? मैडम, उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि अगर वो हिंदू धर्म को समझते तो नफरत फैलाने वाले लोगों को का वो साथ नहीं देते और ऐसी कोई भी बात नहीं करते जिससे नफरत फैलाई जाए, जिससे लोगों को आपस में बांटा जाए। उन्होंने सीधा सीधा ये बयान दिया है और इस बयान में कोई गलत बात नहीं है। किस तरीके की 2024 के चुनाव आते आते किस तरीके की भाषा, किस तरीके के संसद लग लग कर मार काट की बातें होने लग गई हैं कि मारो, तलवार रखो, चाकू रखो। जो अभी यहाँ ये जो सांसद है उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो साध्वी हैं तो चाकू रखने की बात कर रही हैं कि चाकू रखो घर में। उनके ऊपर केस हो मारो गया लोगों था, को। केस हो गया ना उनके ऊपर। कानून और अपना वो काम हमारे करता देश है। के- अगर इस तरह के कोई हमारे- भड़काऊ बयान दे रहा है तो कानून अपना काम कर रहा है। डॉली, आपके घर में चाकू है कि नहीं? इस तरह कैसे काटते हो आप? डॉली, डॉली, एक प्रश्न का उत्तर केवल, आपके घर में चाकू है कि नहीं? आप अपने घर की सब्जी किस चीज से काटते हो, ये बता दो मेरे को आप। भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने से उन बयानों का ये नहीं कहता कि हम खारिज करते हैं। नहीं डॉली, एक प्रश्न का उत्तर दे दो, आप अपने घर में सब्जी किस चीज से काटते हो? साध्वी अरे नहीं, बनाया हुआ है। बहन जी मेरी बात का उत्तर दे दो आप जरा। संसद में रहते हुए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना। अभी कल ही एक बयान आया है, क्यों नहीं हुई उनके ऊपर एफआईआर अभी तक कि मारो? डॉली बहन, एक बात मैं एक दो बातें बता देता हूँ। देश में अशांति फैलाना नहीं है। डॉली जी, एक सवाल आ रहा है। विजय शंकर तिवारी जी भी कुछ कह रहे हैं। आपने इतना बड़ा, एक सेकेंड, आपने आरोप जो लगाया, वैसे तो कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन डॉली जी एक मिनट सुन लीजिए। विजय शंकर जी भी कुछ सवाल कर रहे हैं क्योंकि आपने जो बात कही कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आपने इतना बड़ा आरोप लगाया ना। एक सवाल डॉली, उन्होंने कहा, जो आपने कहा कि चाकू रखने की बात करते हैं, तो आप अपने घर में चाकू रखते हैं कि नहीं रखते हैं? पहले एक बात बताना, आपके किचन में कोई चाकू है कि नहीं है? एक बात, अगर ना हो तो बता देना। दूसरी बात, आपने कहा कि वो जो गलत काम करते हैं, गलत बात बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं, उनके जो नफरत फैलाते हैं उनके खिलाफ योगी जी ने कोई कार्रवाई की कि नहीं की? तो आप आजम खान के खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? ऐसी सैकड़ों कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई है, सैकड़ों कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश में हुई हैं। जो नफरत फैलाते थे, नफरत फैलाने वालों के ऊपर कार्रवाइयां। डॉली बहन, अरे सुन लो आप, या तो आप उन नफरत फैलाने वालों के साथ हैं, नहीं आप नफरत फैलाने वालों के साथ हैं, आप नफरत फैलाने वालों के साथ हैं, आप नफरत फैलाने वालों के साथ हैं। आजम खान नफरत फैलाने में नंबर 1 काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनके साथ कार्रवाई की कि नहीं की? अतीक अहमद के साथ कार्रवाई की कि नहीं की? अंसारी के साथ कार्रवाई की कि नहीं की? ऐसे दर्जनों नाम उत्तर प्रदेश से निकल के आएंगे जो नफरत फैला रहे थे और उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। अंतिम संस्कार पर टोकन बंटते हैं और कुत्ते लाशें खाते हैं। अरे भाई, मैं आप लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। डॉली, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है, इसलिए समाज आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। डॉली शर्मा जी, एक सेकंड, सुन लीजिए पहले। डॉली शर्मा जी, नॉन स्टॉप मत बोलिए प्लीज। डॉली शर्मा जी, एक सेकंड डॉली शर्मा जी, एक तो नॉन स्टॉप मत बोलिए, है ना, थोड़ा सा सवाल सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर हम यहाँ डिबेट नहीं करते। अगर कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अगर इस तरह की, जो आपने लाशों का जिक्र किया, कुत्ते लाशें खा रहे हैं, एक तो इस तरह की शब्दावली क्या है, दूसरा इस तरीके की खबरें जो है विद प्रूफ आप या तो यहाँ पर आइए, विद प्रूफ आप आइए, या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की प्लांटेड खबरें मत फैलाइए। मनीष शुक्ला जी जवाब देंगे। मनीष शुक्ला जी, ओके डॉली शर्मा जी, ओके मनीष शुक्ला जी, डॉली शर्मा जी, देखिए दरअसल ये जो मैडम जवाब सुनिए, मैडम जवाब सुन लीजिए। राहुल गांधी का जो बयान है और लंबे समय से जो कांग्रेस का चरित्र रहा है, वो भारत के खिलाफ जो बातें होती है उसी के साथ खड़े नजर आते हैं। अभी अगर आप 1 महीने की परिस्थिति पर आप निगाह डालेंगी तो निश्चित रूप से आपको दिखेगा कि पहले
बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री, फेक डॉक्यूमेंट्री चलाती है, फिर भारत का जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर हमला होता है, और फिर राहुल गांधी और तमाम ऐसे लोग मिलकर भारत की जो संस्कृति सभ्यता है उस पर हमला करते हैं। यानी 24 के पहले भारत पर हमला करो, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करो, और अंतर्राष्ट्रीय जो साजिश है उसका हिस्सा बन चुके हैं राहुल गांधी। ये बार बार विभिन्न अवसरों पर ये सामने आता है। आज जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला किया है, 2 बार के चुने गए मुख्यमंत्री पर हमला ही नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की उस जनता पर हमला है जिसने अपने मत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर हमला करके राहुल गांधी जी कहाँ जाएंगे? अमेठी की जो हार है, उस हार से इतना बौखलाए हैं राहुल गांधी कि अपनी यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश में नहीं घुसते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक पीठ के पीठाधीश्वर है, संत परंपरा को मानने वाले हैं, और जो भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुसार ओके एक सेकंड मनीष जी, एक मिनट। डॉली शर्मा डॉली जी आप कांग्रेस पार्टी, एक मिनट मनीष जी एक मिनट आ रही हूँ, मनीष जी आ रही हूँ आपके पास। ये भी कांग्रेस की सभ्यता है जो डॉली शर्मा कह रही है। इस तरीके से हल्ला गुल्ला करना ये भी लोकतांत्रिक मर्यादा का हनन नहीं है, ये भी हनन है जो आप कर रही हैं। ओके मनीष जी डॉली शर्मा जी आप कांग्रेस की एक अच्छी प्रवक्ता है, ऐसा मुझे लगता है। आप अच्छे ढंग से अपनी पार्टी का पक्ष रखती हैं, लेकिन अच्छे ढंग से पार्टी का पक्ष रखने का मतलब ये नहीं होता है कि 1 घंटे के शो में 50 मिनट तक आप पक्ष रखती रहें और बाकी के जो मेहमान बैठे हुए हैं उनकी बारी में भी आप बोलें। तो इसलिए कृपया करके एक एक करके बात करेंगे ना तो अच्छे ढंग से डिबेट हो पाएगी, अपना अपना पक्ष सब लोग रखेंगे। जब भी मनीष शुक्ला बोलने की कोशिश करते हैं आप फिर बीच में बोलती हैं, अवनीश अवस्थी बोलते हैं फिर आप, अवनीश अवस्थी जी बोलते हैं फिर आप बीच में बोलते हैं। तो प्लीज जरा अपनी अपनी बारी का ध्यान रखें। अब मनीष जी जरा बोल रहे हैं तो आप प्लीज शांत रहिएगा। मनीष दरअसल देखिए रीमा जी, इसमें हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। जिसको लोकतंत्र में भरोसा नहीं, जिसके पार्टी के नेता को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, आखिर वो डिबेट में उनका क्या भरोसा होगा? क्योंकि सवाल जब फेक पूछेंगी और जवाब आएगा तो कल ही खुल जाएगी, इसलिए बीच में कूदती है। कोई बात नहीं, कूदने दीजिए उनको। लेकिन ये राहुल गांधी दरअसल अंतर्राष्ट्रीय साजिश के हिस्सा हो चुके हैं। भारत की संस्कृति पे हमला कांग्रेस के नाते से करते। इसके पहले भी एक बार वीडियो इनका सामने आया था, इसमें कह रहे थे कि आईएस से ज्यादा खतरनाक आरएसएस है। तो तमाम अवसरों पर ये संघ को, कभी भारत माता को, कभी चीन और भारत से जब सीमा पे तनाव होता है तो चीन के साथ खड़े नजर आते हैं। और एमओयू साइन किया था इन्होंने, तो ये सर्वविदित है। तो कांग्रेस इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो चुकी है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि भारत की संस्कृति सभ्यता पर आप भाजपा से लड़ो, लेकिन भारत की संस्कृति सभ्यता से मत लड़ो। प्रभु राम के खिलाफ मत जाओ। आप उस महान संत परंपरा के खिलाफ क्यों जाते हैं? साथ ही साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने गए मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। कोई हार के केरल भागे व्यक्ति नहीं है कि आप इस तरह से उनके प्रति शब्दों का प्रयोग करते हैं। जनता बहुत सूक्ष्मता से निरीक्षण करती है, बहुत सूक्ष्मता से चीजों को सुनती है और वोट के समय इस बात को ध्यान में रखकर वोट देती है। तो डाली जी हो चाहे राहुल जी हो, न इनको संत परंपरा का ध्यान है और न लोकतांत्रिक व्यवस्था का। ठीक है प्रोफेसर अवस्थी। रीमा जी, ये 2-3 बातें जो आई हैं यहाँ पर उनका जवाब देना भी मैं जरूरी समझता हूँ। एक तो भुवन चंद्र जोशी जी, आपने जो ये नाम सुधार लीजिए भुवन भास्कर, क्या नाम है? भुवन भास्कर जोशी जी। अच्छा जी, भास्कर जी नमस्कार। आपने जो सवाल उठाया आंकड़ों के साथ उठाते मुझे बहुत खुशी होती है। आंकड़े ये कहते हैं कि स्त्रियों महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में सबसे ज्यादा त्वरित निर्णय में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये कोई उत्तर प्रदेश सरकार के अपने आंकड़े नहीं है, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उनके आंकड़े। लगातार अपराधों के बारे में अगर आपको अंदाजा ना हो तो उत्तर प्रदेश की जनता और किसी भी दल के व्यक्ति से आप ऑफ द कैमरा पूछेंगे, उनसे कहेंगे कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। अब वहां पर बिहार जैसा हाल नहीं है, वहां पर जहां पर रोज अपहरण, डकैती, हत्या, ये सब कुछ हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक कोरोना की बात है, रीमा जी, हम सब लोगों ने इस देश में और पूरे समूची दुनिया ने कोरोना देखा है। मुझे याद है कि मुंबई में
महाराष्ट्र में जिस तरीके से हाल हुआ, वहां पर सड़कों पर किस तरीके से लाशों का अंबार लगा हुआ था। केरल में हुआ और बाद तक हुआ, तमिलनाडु में हुआ, राजस्थान में हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ। लेकिन जिस बात की बात करते हैं, जिस भास्कर की जिस फोटो की बात करते हैं, आज भी प्रयागराज में जाएंगे, प्रयागराज के लोगों से बात करिए। बाहर के लोगों को तो लगता है कि हाँ ये सच होगा, लेकिन अगर आप प्रयागराज के लोगों से बात करेंगे तो कहेंगे कि ये कोई एक दिन की या कोरोना के समय की बात नहीं थी। अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं, कुछ ऐसे समुदाय हैं जहां पर जिनको मृत्यु के पश्चात वहां पर गंगा नदी में बहाया जाता है, आज भी आपको वहां मिल जाएंगी। लेकिन इसको भारत के खिलाफ कि भारत में कोरोना की स्थिति भयावह स्थिति थी, मैं कोरोना के आंकड़ों पर लगातार किसी भी व्यक्ति से खुल करके आंकड़ों के हिसाब से बातचीत कर सकता हूं। पूरे विश्व में बेहतरीन ढंग से इतनी जनसंख्या होने के बाद जितनी तरीके से वैक्सीनेशन लगाई, ये लोग तो फाइजर को कह रहे थे, फाइजर का क्या हाल है वहां पर। और जब यहाँ बनी नहीं थी, बच्चों के लिए वैक्सीन बनी नहीं थी, तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी, तब तक तो बनी नहीं थी वैक्सीन। जो लोग इतने लापरवाह और गैर जिम्मेदार बयान दे सकते हैं, मुझे लगता है कि आप विरोधी दल की हैसियत से आप आलोचना करिए, किसी भी बात की आलोचना करिए, लेकिन जो बात भारत के खिलाफ, भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत करती है, उससे बचना चाहिए। इसलिए विपक्षी दल से भी बाहर होने वाले हैं। ठीक है। प्रोफेसर भुवन, आप कुछ जवाब देंगे या मैं डॉली जी के पास जाऊं? आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। हाँ, जल्दी से। बिल्कुल मुझे जवाब देना है। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, आज जिनके महिमा मंडल के लिए आपने एक कार्यक्रम रखा है, किनके महिमा मंडल? किसके महिमा मंडल? हम तो राहुल गांधी पर शो कर रहे हैं, किसके ऊपर महिमा मंडल हो रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस आजाद भारत में जातिवाद का दंश अगर किसी ने सहा है तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सहा है। जब वो उनका भवन खाली हुआ, उसको गंगा जल से धोने का और गौमूत्र से धोने का काम करा, जवाब देना आपका काम नहीं है। मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा अगर मुझे अपनी बात नहीं रखने दिया। प्रोफेसर आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आपकी बात का जवाब देना, मुझे आपकी बात का जवाब देना। दूसरा विषय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर नहीं बोला तो किसी को नहीं बोलने दूंगा। कंप्लीट करने दीजिए। अगर मुझे अपनी बात नहीं रखने दे, मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। अच्छा, बोलिए। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अलावा हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी यज्ञ में जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें यज्ञ में शामिल होने नहीं देते, उनको साधु संतों का आशीर्वाद नहीं लेने देते। ये जातिवाद की व्यवस्था है। एक सेकंड में आपको रोकूंगी। रविशंकर प्रसाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज जो संसद में राहुल गांधी ने जो बोला, उस सब पर जवाब बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। पहले उस पर चलते हैं, उसके बाद हम लौटेंगे इस डिबेट पर। of Congress party is based upon the twin corrupt pillars of deal and commission. तो आजकल कमीशन बंद हो गया, इसलिए आपको परेशानी है। विजय माल्या को किसने बढ़ाया, उनको लोन पर लोन किसने दिया, और नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के इवेंट्स में कौन जाया करता? राहुल गांधी जी, आप तो जाया करते थे ना। आज तो कई फोटो आपके बारे में भी आ रही है, चलिए देखिए। कोई कार्रवाई नहीं की गई। नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ बोलती नहीं है, ईमानदारी से करके दिखाती है। कानून के अनुसार आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा बैंक अकाउंट में 23 लाख करोड़ 8 साल में भेजे गए और 2,23,000 करोड़ बचाए गए, जो बिचौलिए खा जाया करते थे। आज कांग्रेस की सरकार में आपके पिताजी ने कहा था कि 1 रुपए दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। आज पूरे पैसे पहुंचते राहुल गांधी, इसलिए आपके लोगों को परेशानी है। आज टैक्स चोरों से करोड़ों की रिकवरी हो रही है। आज भागे हुए भगोड़ों को हिंदुस्तान में लाने का कार्रवाई हो रही है, चाहे वो मेहुल चोकसी हो या बाकी सब हो। और सट्टेबाज संजीव चावला का प्रत्यर्पण हुआ। बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल यूएई से आए। इंडोनेशिया से पकड़ा गया भगोड़ा कारोबारी विनय मित्तल, ये भी वापस आया। बहरीन से भगोड़ा आर्थिक घोटालेबाज मोहम्मद याह्या वापस आया। तो ये सब सबके सामने है। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हमने कानून को भी सख्त किया है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ऑर्डिनेंस लाया। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंक्रप्सी कोड लाया। हम लोगों ने पूरे बेनामी लेन देन अधिनियम, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट को भी और मजबूत किया, और बाकी और कई कानून को, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम पर भी प्रिवेंशन का कानून लाया। तो हमने कानून से भ्रष्टाचार को रोका, निर्णय प्रक्रिया ईमानदारी से की, और जो भगोड़े थे उनको वापस लाया और लाएंगे।
और राहुल गांधी आपसे क्या उम्मीद करें? आप तो खुद ही आरोपित है भ्रष्टाचार में परिवार के साथ, तो ये आपका रिकॉर्ड है। लेकिन हम आपसे उम्मीद करते थे कि कुछ तथ्यों पर बोलेंगे। आज भी वही हवाबाजी, लफबाजी और बेबुनियाद आरोप। और जब पूछा गया कानून के द्वारा कि आप उनको ऑथेंटिकेट करिए, मैं करूंगा, उन्होंने ऑथेंटिकेट भी नहीं किया, न कोई रिकॉर्ड पेश किया। तो भारत के नरेंद्र मोदी ऐसे ईमानदार नेता के खिलाफ ये बेबुनियाद आरोप, तो मैं एक ही कहूंगा, राहुल गांधी आप थोड़ा सबक से, अनुभव से सीखते क्यों नहीं हैं? 19 में चौकीदार कहा था ना, कहां चले गए आप? अब फिर आप कुछ खुराफात कर रहे हैं। तो 24 में आपको जनता और प्रभावी रूप से जवाब देगी। धन्यवाद। रविशंकर जी, आपने स्पीकर से आपने कहा था कि सारी चीजें रिकॉर्ड से हटा दी जाए क्योंकि तथ्यों के साथ पेश नहीं किया गया, तो क्या ऑन रिकॉर्ड आप लोग मांग करेंगे लोकसभा अध्यक्ष से? देखिए, हम उन्हें हाउस में कहा है, बाकी संसदीय कार्य मंत्री देखेंगे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर की धारा 353 में स्पष्ट है कि कोई आरोप आप लगाते हैं या इंक्रिमिनेटिंग भी आरोप लगाते हैं तो आपको बकायदे उसकी नोटिस देनी पड़ेगी और संबंधित डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो आपने वो कुछ तो किया नहीं है, आपने पूरा भाषण देखा है, सुना है। थैंक यू। तो रविशंकर प्रसाद जो कि जवाब दे रहे थे राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद में, लोकसभा में आज जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी, उसमें कांग्रेस की तरफ से उन्होंने बात की, लगातार आरोप लगा रहे थे। सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से मांग की गई है कि राहुल गांधी ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं वो तथ्यहीन है और अगर सबूत उनके पास हैं तो या तो वो सबूत पेश करें या फिर की कार्रवाई से जो भी कुछ राहुल गांधी ने कहा है और इस तरह के आरोप लगाए हैं उन सबको हटा दिया जाए। बहरहाल दोबारा लौटते हैं अपने खास मेहमानों की तरफ और हम जो चर्चा कर रहे हैं उसकी तरफ। डॉली शर्मा जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन भुवन जी जो आपने आरोप लगाया, भुवन जी अब मैं आपके आरोप का जवाब तो ले लूं ना, जो आपने कहा है जाति का सबसे ज्यादा प्रोफेसर साहब का जवाब देना मुझे, ये अपने अवस्थी जी की बात का जवाब देना है प्रोफेसर साहब का। आपने जो आरोप लगाया पहले मनीष जी उसका जवाब देंगे, पहले मनीष जी उसका जवाब देंगे। और वैसे एक सेकंड अवस्थी जी एक मिनट, वैसे भुवन भास्कर जी, मैं भी अगर आपको बताऊं, अगर मैं भी किसी नए घर में जाऊंगी ना शिफ्ट होने के लिए, तो मेरी जो परंपरा है या मेरी जो मान्यता है, मैं उसके हिसाब से उस घर को साफ करके ही उस घर में रहूंगी। उसमें जो भी कोई पहले रहा हो, मैं उसकी जाति नहीं देखूंगी। मैं ये देखूंगी कि ठीक है, मैं नए घर में जा रही हूँ, एक शुभारंभ है, तो मैं भी उसको साफ करके जाऊंगी। इसमें जाति कहां से बीच में आ जाती है? जाति कहां से बीच में आ जाती है, समझ नहीं आ रही। मुझे जवाब देने दीजिए ना। प्रोफेसर और गंगा जल से धोने में अंतर है। मैं भी सनातनी हूँ, लेकिन गंगा जल से छिड़काव अलग विषय है। गंगा जल से, अरे गंगा जल को पवित्र मानते हैं आप या नहीं मानते हैं भाई? ये क्या बात हो गई? गंगा जल से धोए, कोई पानी से धोए, उससे क्या मतलब है? चलिए, हमारे नेता के साथ जो कह रहे हैं बार बार कि मैं भी शूद्र, इसीलिए तो कह रहे हैं। प्रोफेसर जोशी काम करा, जवाब सुन लीजिए थोड़ा सा, ट्रीटमेंट दिया है। ओके प्रोफेसर जोशी, जवाब सुन लेते हैं एक बार। पहले अवस्थी जी, मैं 1 मिनट पहले बीजेपी का रिएक्शन देख लूं, क्योंकि मनीष शुक्ला जी बहुत देर से जवाब दे रहे, दीजिए ना रीमा जी। चलिए बोलिए 10 सेकंड में जवाब दे रहा हूँ। भुवन जी, मैं आपको बता देता हूँ, उस निवास को गंगा जल से धोने के पश्चात उसी निवास में उन महंत योगी आदित्यनाथ ने दलितों के साथ बैठ करके भोजन किया, उन शेड्यूल कास्ट के साथ। मैं दलित तो कहता नहीं हूँ, दलित कन्याओं का चरण प्रक्षालन किया, पाद प्रक्षालन किया। और आपको तो याद होगा, जो भ्रष्टाचार के अवशेष थे उस पूरे परिसर में, टोटी कहो या कुछ भी कहो, टोटी चोटी कुछ भी कहो, उसको भ्रष्टाचार के अवशेषों को, भ्रष्टाचार के अवशेषों को उस मैं कह दूंगा धुआं आता है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, नरेंद्र मोदी कुंभ के पश्चात सफाई कर्मचारियों का, हम समाजवादी कहते हैं कि धुआं आता है तो आपको दिक्कत हो जाती है। आप जब गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे वो सही है, हम गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप अपने शब्दों को वापिस लीजिए। आप भी धुआं वाली बात को मान लीजिए, आप धुआं की बात मान लीजिए प्रोफेसर साहब। और आप ये कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश दलित में, पिछड़ों में, और मैं आपको कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ओके ठीक है, ये मुद्दा कहीं और भटक रहा है। प्रोफेसर भुवन, जाति की राजनीति मत लेकर आइए, मुद्दा कहीं और भटक रहा है। पहले मनीष शुक्ला जी जवाब, ओके मनीष शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं, मनीष शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं, फिर मैं जरा आती हूँ एक बार। देखिए रीमा जी, ओके हाँ, देखिए रीमा जी, जहां तक मुख्यमंत्री निवास को धुलवाने का सवाल है,
तो निश्चित रूप से कोई भी अपना घर बनवाता है, किराए के मकान पे जाता है या सरकारी आवास पे जाता है, तो पूजा पाठ करके उसको पवित्र करके उसके अनुसार ही जाता है। और देखिए जो छिड़काव होता है, छिड़काव जोशी जी नहीं समझ पा रहे, छिड़काव होता है, धुलवाया नहीं जोशी जी जाता नहीं है। समझ पा रहे, बिल्कुल आप आपसे ज्यादा समझते हैं, मनीष जी ज्यादा समझते हैं, यही तो दिक्कत का विषय आ गया, ज्यादा समझ गए आपसे। प्रोफेसर भुवन, अगर आप किसी नए घर में रहने जाते हैं तो क्या ऐसे ही धड़ल्ले से घुसेंगे, रहने लगेंगे या कुछ पद्धति अपनाएंगे? गंगा जल से धोते रहिए, छिड़काव करते हैं गंगा जल का। गंगा जल से नफरत क्यों है प्रोफेसर भुवन आपको? गंगा जल से नफरत क्यों हो रही है अब? गंगा जल छिड़काव करते हैं, धोते नहीं है। धोने का मतलब है आप जातिवादी की व्यवस्था में विश्वास करते हैं। आप हमारे नेता को शूद्र समझते हैं, जो हमारे नेता कह रहे हैं, आप हमारे नेता को शूद्र समझते हैं, शूद्र जैसे व्यवहार करते हैं आप। यही दिक्कत के विषय है, आप जातिवादी व्यवस्था के पक्षधर लोग हैं। हमारे नेता को यज्ञ में शामिल नहीं होने दिया, आप लोगों ने हमारे नेता को संतों का आशीर्वाद नहीं लेने दिया। देखिए जोशी जी, आपको ये परंपरा नहीं समझ में आ रही, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। आपकी पार्टी जिस तरह की आपको हमारे नेता को शूद्र मानते हैं, आप ये मान लीजिए चैनल में आप हमारे नेता को शूद्र मानते हैं, आप मान लीजिए, आप लोगों आप मान लीजिए, आप उनको शूद्रों की तरह ट्रीटमेंट करते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी को, उनको संतों को आशीर्वाद नहीं लेने देते, उनको आप भाग नहीं लेने देते यज्ञ में। फिर कौन सी व्यवस्था आप चलाना चाहते हैं इस देश में, प्रदेश में? एक सेकंड, इस तरह किसी को कुछ समझ नहीं आएगा प्रोफेसर भुवन, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप जिस तरह नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, पहली बात किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये, जिस शब्द का आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं उस शब्द को बोलना, आपको पता है ना कि देश में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको नहीं बोलना चाहिए। नहीं, ये हमारे नेता किसकी भावना को भड़का रहे हैं आप इस शब्दों का इस्तेमाल करके बार बार? हमारे नेता किसकी भावना को भड़काने की कोशिश हो रही है यहाँ पर? आपकी राजनीति के चक्कर में आप देश में कौन सी राजनीति कर रहे हैं? हमारे नेता प्रोफेसर भुवन, मुझे शपथ तिवारी जी, हमारे नेता जातिवाद का 10 जेल में। भुवन जी एक मिनट, सरकार में आप जातिवाद फैला, जातिवाद हमारे नेता को आप तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप उन्हें यज्ञ में शामिल नहीं होने देते, आप उनको यज्ञ में शामिल नहीं होने देते, आप उनको संतों का आशीर्वाद नहीं होने देते, उसको उनके भवन को ऐसे धुलवाया जाता गंगा जल से, गंगा जल का धुलवाया नहीं जाता। भुवन जी वैसे भी संतों की एक परंपरा होती है। आज भी जब वो संत किसी घर में जाते हैं तो जब जो आसन उनके लिए बिछाया जाता है तो एक अलग से आसन उनको लगाया जाता है कि अगर उसको शुद्ध देखिए आसन का विषय मेरे को मैं सारी बातें समझता हूँ, मेरी बात सुनिए, सारी बातें समझता हूँ। मेरी बात सुनिए, छिड़काव होता जब है, भी संत कहीं जाते हैं तो स्वाभाविक छिड़काव होता है, गंगा जल से धोया नहीं जाता। आप हमारे नेता को शूद्रों की तरह व्यवहार करते हैं, आप जातिवाद की व्यवस्था में विश्वास करते हैं, आप उनको संतों को आशीर्वाद नहीं लेने देते, उनको यज्ञ में शामिल नहीं होने देते। यही आपकी नैतिकता हमारे नेता के प्रति। इसीलिए उन्होंने कहा कि वो पंक्तियों का अर्थ माननीय हमारे योगी जी से पूछेंगे तो उसको शुद्ध करने के लिए केवल पानी से काम नहीं चलता, गंगा जल का अर्थ पूछना है। और दूसरी बात, मैंने जब आया हमारी रीना जी की तरफ से तो मैंने कोई बात नहीं की। मैं बताता हूँ योगी जी सूर्य हैं और सूर्य की परिभाषा बताने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो स्वयं चमकता है, सर पर पड़ता है। और योगी जी की वो चमक, देखो हम सदन में उत्तर प्रदेश में देखो, सुनिए भुवन जी बात सुनिए। प्रोफेसर भुवन क्या हो गया आज आपको? प्रोफेसर भुवन आप इतनी शांति से डिबेट करते हैं। प्रोफेसर भुवन एक सेकंड प्रोफेसर भुवन आज आप नॉन स्टॉप क्यों बोल रहे हैं? प्रोफेसर भुवन आपको आवाज आ रही है? प्रोफेसर भुवन आप म्यूटेड हैं। एक सेकंड विजय जी, एक तो आप इतना अनम्यूट होकर के बात करेंगे तो कैसे होगा? थोड़ा सा म्यूट हो जाइए ना थोड़ी देर के लिए। प्रोफेसर भुवन आपकी बात आ गई है, सबने सुन ली है, अब जरा जवाब सुन लीजिए प्लीज। 10 सेकंड जल्दी से। भुवन जी देखिए, उत्तर प्रदेश में या किसी प्रदेश में विकास की बात होती है, विकास की बात हमेशा होती है, विकास भी उन्होंने किया है, लेकिन एक बहुत बड़ा काम
जो हिंदू समाज के लिए है, मंदिरों की कोई बात नहीं होती थी। आज आप अयोध्या चले जाइए, श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है। आज आप काशी चले जाइए, बाबा विश्वनाथ है वहां पर, आप मथुरा चले जाइए, आप उन धर्मस्थलों को जो समुन्नत हो रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भाव विभोर है। और मैं कहता हूँ वो सूर्य है, सूर्य की बात करने की कोई कारण नहीं। ठीक है विजय शंकर जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। मनीष जी जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बात यहाँ पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स की चल रही थी, लेकिन आ गए समाजवादी पार्टी की जातिवादी राजनीति यहाँ पर। लेकिन जल्दी से जवाब दीजिए मनीष। सपा कांग्रेस और ये तमाम ऐसे लोग एक ही ट्रैक पर हैं। और अभी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज शेड्यूल कास्ट के लिए इतना चिंतित है। मायावती जी के साथ इन लोगों ने गेस्ट हाउस कांड में क्या किया, उसके बाद बाबा साहब की अम्बेडकर की मूर्तियों को पूरे उत्तर प्रदेश में तोड़ने वाले लोग, और 12 से 17 के बीच सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड हुआ है केस शेड्यूल कास्ट के खिलाफ जो अपराध हुआ है, उनके प्रति जो अपराध हुआ सबसे ज्यादा 2012 से 17 के बीच। ये तो आंकड़े कहते हैं। तो ये लोग जो मुंह में चाबी का चम्मच लगा के पैदा हुए और पिताजी के नाते मुख्यमंत्री हो गए, आज ये अपने को कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट है। तो निश्चित रूप से जनता इसका एग्जामिन करेगी। और देखिए सनातन परंपरा, संत परंपरा, भारत की संस्कृति और सभ्यता पर जो ये कुठाराघात कर रहे हैं, जो हमला कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो, जो कांग्रेस के लोग हो, ये जनता नहीं बर्दाश्त करेगी और जनता 24 में इसका जवाब देगी। ठीक है डॉली जी एक मिनट। भुवन जी अब आप नहीं बोलेंगे प्लीज, आपकी बात आ गई सामने। डॉली जी बहुत देर से शांत बैठी, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। डॉली जी, क्या आपकी पार्टी के जो तमाम नेता इस वक्त हिंदुत्व की परिभाषा देने में लगे हैं, और हिंदुत्व के लिए किस किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल है, वो भी मैं पूरी एक लंबी फेहरिस्त, क्योंकि टाइम की कमी है, नहीं देना चाहती। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी कि एक जीवन पद्धति है और उसको ये जो तमाम शब्दावली का इस्तेमाल है उससे जोड़कर हिंदुत्व को नहीं देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर है अब राहुल गांधी और आपकी पार्टी के वो लोग जो हिंदुत्व को कुछ और ही तरीके से देख रहे हैं? देखिए, वही बात तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि कोई भी धर्म नफरत फैलाना नहीं सिखाता। हर धर्म में प्यार से और भाईचारे से रहने की बात की जाती है। और हिंदू धर्म में तो मैंने अभी पहले भी डिबेट में कई बार कहा, वसुदेव कुटुंबकम, सबको साथ लेकर चलने की बात कही जाती है। और ये जिस तरीके के रोज बयान आते हैं, इसको काटो, इसको मारो, इतने लोग करो, जब तक ये बयान जब आते हैं, चुनाव आते हैं, बयान आने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड लोगों के, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? कोई एक भारतीय जनता पार्टी डॉली जी मैंने पूछा हिंदुत्व को लेकर जो बयान आपकी पार्टी के नेताओं के आ रहे हैं, इस राजनीति में आप हिंदुत्व को क्यों लेकर आ रही हैं? कल एक वीडियो सामने आया, वो रीमा जी आपने भी, आप एक बहुत ही ज्यादा अच्छी पत्रकार है और मैं समझती हूँ वो वीडियो आपने भी देखा होगा, जिसमें एक धर्म संसद के नाम पर लोगों को काटने की बात की गई और कहा कि मैंने 80 लोग मारे हुए हैं, जब तक मैं 100 नहीं मार दूंगा। ये इस तरीके की बातें जब खुले मंचों से की जाती हैं, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता निकल कर नहीं आता और ये नहीं कहता कि देश में सबको साथ लेकर चलने की बात होनी चाहिए, देश की एकता और भाईचारा और प्रेम और सौहार्द बनाकर रखते? मेरा सवाल ये नहीं था डॉली जी मैंने ये नहीं पूछा। हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है। आपने अभी सनातन धर्म की परिभाषा दी थी डॉली जी, आपने अभी सनातन धर्म की परिभाषा दी थी। क्या कांग्रेस पार्टी के सनातन धर्म की परिभाषा में हिंदुत्व को ISIS से तुलना करना, बोको हराम से तुलना करना, ये कहना कि हिंदुत्व जो है वो सत्ता के लिए होता है, हिंदुत्ववादी लोग सिर्फ सत्ता के लिए लालची होते हैं, उनको देश की फिक्र नहीं होती, हिंदुत्व के लिए इस तरह की परिभाषा लाना, वो परिभाषा जो पाकिस्तान दे रहा है हिंदुत्व की, वही कांग्रेस पार्टी दे रही है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हमेशा से हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म का अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है, देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी वो पहले व्यक्ति थे इस देश में, जितने भी प्रधानमंत्री रहे हो पहले, जिन्होंने सबसे पहले जातियों को बखानना शुरू किया, धर्म को बखानना। मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, मैं ऐसे आता हूं, इस तरीके की भाषाएं इसी पार्टी के लोगों ने इस्तेमाल की शुरू किया करना। ऐसे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। डॉली जी, राहुल गांधी का गोत्र किसने बताया था? मैडम बार-बार टारगेट करते हैं, क्यों टारगेट लेकर आते हैं? जनेऊ अरे राहुल गांधी के पूछने वाले कौन होते हैं? किसी एक नेता पर क्यों बोल रहे हैं? फिर राहुल गांधी का गोत्र सामने आता है, जनेऊ सामने आता है, वो क्यों आता है? कुछ भी दिखाए, वो हमारी मर्जी ना, हम अपनी
मर्जी से जनेऊ दिखाएं, हम अपनी मर्जी से ना दिखाएं, क्या दिक्कत है इनको? हम दिखाएंगे, हम 100 बार दिखाएंगे, दिक्कत क्या है? तो बीजेपी के जनेऊ से क्या दिक्कत है आपको? क्या है? बीजेपी के जनेऊ से क्या दिक्कत है? किसी पर सवाल नहीं उठा रहे। अरे फिर बीजेपी के जनेऊ से क्या दिक्कत है आपको? हम किसी पर सवाल नहीं उठा रहे, हम तो कह रहे हैं नफरत मत फैलाइए। इतना हास्यास्पद मनीष बयान आ रहा है। ओके ओके ये मनीष देश शुक्ला, कहता है मजहब चलिए समय की बात है, समय की बात है। डॉली जी समय की बात है। मनीष शुक्ला रिएक्शन देंगे इस पर। मनीष शुक्ला नहीं, कितना हास्यास्पद बात कांग्रेस कर रही है कि मेरी मर्जी, मैं कोर्ट के ऊपर पहन लूं, मेरा जब मन कहे तो मैं हिंदू बन जाऊं, मैं अपना गोत्र भी बता दूं। लेकिन दूसरा अगर ओबीसी जात का है, अगर उसने बता दिया तो वो अच्छा नहीं है। कि दत्तात्रेय गोत्र के अपने को बताए तो ठीक है, लेकिन दूसरा कोई जो ओबीसी जात से आता है वो इसलिए नहीं बता सकता कि ओबीसी जात से आता है। यही कांग्रेस की मानसिकता है, यही तो हम भी कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने धर्म और जाति के नाम पर इस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू किया, लोगों को हर बात में बार-बार पिछड़े वर्ग से हट रहा हूं, मैं यहाँ से हट रहा हूं। अरे आप अपने काम पर बात करिए ना। वक्त की बाधा है मेरे पास, और इसीलिए मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की बाधा है, इसीलिए इस खास कार्यक्रम में आप सभी लोग शामिल हुए, खास मेहमान, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो मुद्दा है वो मुद्दा यही है कि 2024 की जो रणनीति बन रही है कांग्रेस पार्टी की, उसमें तमाम रिपोर्टों के आधार पर तो बात हो रही है, लेकिन इसमें हिंदू और हिंदुत्व की जो परिभाषा दी जा रही है, जो बिगड़े बोल सामने आ रहे हैं, उस पर पार्टी की क्या राय है, जरा चर्चा एक बार उस पर भी हो जानी चाहिए। फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।